गरीब सास बहू का लकड़ी का घर और फर्नीचर। अरे माँ जी, आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। कुछ नहीं बहू, मैं तो बस यहीं बाजार तक चली गई थी। तुझे बर्फी बहुत पसंद है ना, तो सोचा तेरे लिए ले चलूं बर्फी। अरे वाह, बर्फी! हिमांशी बस बर्फी के टुकड़े को मुंह में रखने ही वाली थी कि तभी उन्हें बाहर से बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। भगवान रहम करना, बहू ये कैसी आवाजें आ रही हैं? पता नहीं माँ। दोनों घबराती हुई बाहर आई तो देखा कि हिमांशी का ससुर अपनी टांग पकड़कर चिल्लाता हुआ घर आ रहा है और उसकी टांग पर प्लास्टर बंधा हुआ है। साधना के दोनों बेटे अपने बाप को पकड़ कर ला रहे थे और उनके भी कपड़े वगैरह सभी फटे हुए थे। जी क्या हो गया? बेटा, बेटा ये सब क्या है? अजी आपको ये चोट कैसे लग गई? कुछ तो बताइए। भाभी, माँ, आज तो वो हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारी फैक्ट्री में अच्छा खासा काम चल रहा था माँ, लेकिन अचानक। सभी ठीक से काम करो। रिपोर्ट के हिसाब से पैमाने में बदलाव की दर के मुताबिक हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। हम घाटे में जा रहे हैं। अपना जी जान लगाकर अच्छा माल बनाओ। अरे आशीष जी, इतनी लागत में तो यही माल उत्पादित होगा। थोड़ी लागत बढ़ा दीजिए तो चीज और अच्छी किस्म की बन जाएगी। अरे कितनी लागत बढ़ाएं? तुम लोग आज से ज्यादा समय काम करोगे और इसमें आगे में बाबा, बाबा क्या हुआ? अचानक ही विहान की फैक्ट्री से एक बड़ा ट्रक टकरा गया और वो टकराने के बाद भी नहीं रुका और फैक्ट्री में घुसकर एक ट्रक ने तहस नहस मचा दी। ट्रक का ड्राइवर तो मारा गया और इस हादसे में विष्णु की टांग शिकार हो गई। और कुछ देर बाद। हाँ, तो ये एक्सीडेंट कितने बजे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हम टाइम नहीं देख रहे थे और आप हमें हमारी फैक्ट्री से क्यों लेकर आए हैं? वहां हमारा सब कुछ तहस नहस हो गया है। कारीगर भाग गए हैं। वहां कोई चोर या डाकू घुस सकता है। देख, तू मुझे मत समझा। इस हादसे के बारे में पूछताछ होना जरूरी है, इसलिए तुम अभी आधे घंटे तक यहीं रहोगे। तुम्हारे बाप को अस्पताल भिजवा दिया है, तो अब जो जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब देना। पूछताछ के चक्कर में पुलिस वालों ने दोनों भाइयों को लगभग 1 घंटे तक थाने में ही रखा और जब पूछताछ पूरी हुई। ठीक है, सारे जवाबों से यह जाहिर है कि यह बस महज एक हादसा था। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। पुलिस के पास से दोनों भाई अपनी फैक्ट्री की तरफ को बढ़े और वहां जाते ही उनकी आंखें फट गईं। हादसे के दौरान एक मशीन डैमेज हुई थी जो सभी के निकलने के बाद ब्लास्ट हो गई। पूरी फैक्ट्री आग का दरिया बन चुकी थी। दोनों भाई ये देखकर पसीने पसीने हो गए और जल्दी से उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। उनकी खुद की भी हालत इस सब के बाद खराब हो चुकी थी। कुछ देर में आग तो बुझ गई, लेकिन अब वो बर्बाद हो चुके थे। हे भगवान, इतना कुछ हो गया और हम यहाँ मिठाई खा रहे थे। विष्णु जी, अंदर आइए। साधना ने अपने पति और बच्चों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें पानी वगैरह पिलाया और शांत किया। पूरा मोहल्ला उनके घर में ही था और सभी लोग बातें बना रहे थे। साधना बहन, अभी तो नई बहू के घर में कदम पड़े हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और देखो कैसे तुम्हारी खुशियों को नजर लग गई है। हाँ, सही कहा। नई बहू तो समृद्धि लेकर आती है और यहाँ देखो अच्छे खासे हंसते खेलते घर की खुशियों को नजर लगाती। बस कीजिए आप सभी लोग। बहू घर की बेटी बराबर है और बेटी जिस घर भी जाती है संग खुशी और समृद्धि ही लाती है। कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं जो भगवान की मर्जी है, लेकिन इसका सारा दोष हम अपनी बहू के ऊपर तो नहीं थोप सकते हैं ना। अरे भाग्यवान, तुम ही ज्यादा सोचती हो। ये औरतें सही ही तो कह रही है। इसके घर में आने से ही ये मनहूसियत आई है। बस कीजिए विष्णु जी। अगर घर वाले भी ऐसे बोलेंगे तो बेचारी हिमांशी का कितना दुख होगा। अरे दुनिया का तो काम ही बोलना है, लेकिन परिवार भरोसे का नाम है। इसे लोगों की बातों से ना तोड़िए। हाँ बाबा, आप बेवजह ही हिमांशी को दोष मत दीजिए। जो हुआ सब कुछ हमारी किस्मत का ही हिस्सा था। साधना और आशीष की बातें सुन विष्णु चुप हो गया। सभी मोहल्ले वाले भी अपने अपने घर चले गए। अभी तक जिस घर में खुशियां गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा और गम था। कुछ दिनों तक तो उन्होंने अपने जोड़े हुए पैसों वगैरह से काम चला लिया, लेकिन अब घर में तंगी शुरू हो गई थी। बहू, तेरे ससुर जी भूख से बिलख रहे हैं। कुछ खाने को है क्या? माँ जी, कुछ भी खाने को नहीं है। आखिर ये आटा मैंने कल बनाया था और उसी से डिब्बे में कुछ सूखी रोटियां पड़ी है। अब ये दिन आ गए हैं कि हमें सूखी रोटियां खानी होंगी। अरे साधना, कुछ तो लाओ, वरना यह बुढ़ा स्वर्ग सिधार जाएगा। ला बहू, अब तो सूखी रोटी ही दे दे। पानी से किसी तरह वही निगलवा दूंगी। साधना बहुत दुख के साथ अपने पति के लिए पानी और सूखी रोटी ले गई, जिसे किसी तरह उसने अपने पति को खिलवाया। वहीं दूसरी तरफ हिमांशी चिंता में थी कि वो अपने परिवार का पेट आखिर कैसे भरवाए। घर में तो
अन्न का एक दाना भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा। हिमांशी ने किचन में इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे आटे के कट्टे में चोकर रखा हुआ दिखाई दिया। लगता है अब इस आटे के चोकर से ही काम चलाना होगा। हिमांशी ने बाहर से भी कुछ फेंके हुए चोकर को उठाया और मजबूरी में उस चोकर को मिलाकर आटा सा गूंथ लिया और उस दिन पूरे परिवार ने चोकर की रोटियां खाई। भाभी हमें माफ कर देना, आपको घर में आने के बाद सुख दिखाने के बजाय हम ये दिन दिखा रहे हैं। अरे देवर जी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं परिवार से अलग थोड़े ही हूँ और जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा था, उसमें आपका कोई दोष नहीं। आज ये रोटियां खा लीजिए, भगवान ने चाहा तो कल को हमारे पुराने दिन फिर लौट कर आएंगे। एक अच्छे कल की उम्मीद में सभी ने किसी तरह रोटियां निकली। ऐसे ही सिलसिला जारी था। कई महीने उन्हें ऐसे ही टुकड़ों पर मिट्टी और घास के सहारे अपना गुजारा करना पड़ा। इस बीच उनका घर भी उनसे छिन गया था और वो एक फुटपाथ पर तंबू लगाकर रहने लगे। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। एक दिन दोनों सास बहू सड़क पर टहल रही थी। इन कुछ ही दिनों में सब कुछ कितना बदल गया ना बहू। सही कहा माँ, बाबा अपाहिज हो गए। हमारा घर, काम, कारोबार सब कुछ खत्म हो गया। न जाने भगवान अभी और कितनी परीक्षा लेंगे। दोनों सास बहू टहल ही रही थी कि तभी उन्हें सड़क पर लकड़ी के कटोरे बेचती हुई एक औरत दिखाई दी। अम्मा, क्या बेच रही हो? लकड़ी के कटोरे हैं बेटा, खरीद लो। गरीब हूँ, मदद हो जाएगी। लकड़ी के कटोरे? अम्मा, क्या ये आप खुद बनाती हैं? हाँ, रोजाना जंगल से लकड़ी लेकर उसी से अपने हाथों से तैयार करती हूँ। उस औरत की बात सुनकर दोनों सास बहू को भी आइडिया आ गया। बहू, क्यों ना हम भी लकड़ी का ही कुछ बना बना कर बेचने लगे। हाँ माँ, मैं बचपन में अपनी गुड़िया का फर्नीचर बनाती थी। हम लकड़ी से छोटा मोटा फर्नीचर बनाकर बेच सकते हैं। सही कहा, आजा बहू, घर थोड़ी लकड़ी लेकर चलते हैं। दोनों सास बहू जंगल गईं और पतली पतली सूखी हुई सी लकड़ियां लेकर आ गई। बहू, फर्नीचर या सामान तो भारी लकड़ी से बनता है, तो ये पतली लकड़ी क्यों लाई? बस देखती रहिए माँ जी। हिमांशी ने अपने घर के बाहर बैठकर एक मजबूत से धागे से लकड़ियों को एक साथ चिपकाकर जोड़ना शुरू किया और जब वो थोड़ी चौड़ी हो गई तो उतना ही बड़ा एक और लकड़ियों का गट्ठर उसके ऊपर रखा। ऐसे ही उसके नीचे का हिस्सा बनाया और एक कुर्सी बनाकर तैयार कर दी। जो लकड़ी फालतू बची थी उसमें दोनों सास बहू ने तोड़ लिया उसे। अरे वाह बहू, ऐसे तो हम बिना आरी के भी काम कर सकते हैं। चलिए माँ जी, ऐसे ही 4 कुर्सियां और एक टेबल का सेट बनाते हैं। दोनों सास बहू काम में लग गई। हिमांशी उन्हें बना रही थी और साधना लकड़ियां ला रही थी। कुछ ही देर में उनका फर्नीचर बन गया और उन्होंने उसे घास वगैरह से सजा दिया। वाह, अति उत्तम बहू, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों सास बहू ने ऐसे ही लकड़ी के छोटे मोटे फर्नीचर जैसे स्टूल वगैरह बना लिए और अगली सुबह वो उन्हें बेचने निकल गईं। लोगों को ये अलग सा फर्नीचर बहुत पसंद आया और उनका फर्नीचर बिक गया। अरे वाह बहू, जितना सोचा था ये तो उससे ज्यादा लोगों को अच्छा लगा। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इसी तरीके से अपने रहने के लिए भी एक लकड़ी का घर बना लें। बहुत अच्छा रहेगा। जब तक पक्की छत सर पर नहीं आती है तब तक हम लकड़ी के घर में ही रह लेंगे। हिमांशी और साधना ने दोनों ने मिलकर लकड़ी से उसी तरह घर भी बनाया। अपनी माँ और बीवी की काबिलियत देखकर दोनों बेटे भी उनकी मदद करने आ गए। माँ, भाभी, आप दोनों क्या बना रही हो? देवर जी, हमारा साथ दीजिए। देखिए, हम लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं। अच्छा, तो यही वो फर्नीचर है जिसके जरिए कल हमें रोजी मिली है। चलिए हम भी मदद करवाते हैं। विहान और आशीष भी उनकी मदद करने बैठ गए। अब दोनों सास बहू और दोनों भाई लकड़ी से फर्नीचर बना रहे थे। बन गया। आजा विहान, इसे बेचने चलते हैं। आप जाएंगे? क्या हुआ? कुछ नहीं। दोनों भाइयों के बेचने पर भी खूब फर्नीचर बिका। अब उन सभी को अपनी रोजी का साधन मिल चुका था। पूरा परिवार ऐसे ही मिलकर लकड़ियों से फर्नीचर बनाता था और बाजार में उन्हें बेच देता था। इसी के जरिए उन्होंने किराए का एक पक्का कमरा खरीद लिया था। जिन पड़ोसियों ने उनकी बहू के बारे में गलत बोला था, सास ने भी उनको बहुत ही करारा जवाब दिया था और सभी अब खुशी खुशी रहने लगे थे।